हाँ जी, अब शुरू करते हैं। समय हो गया है। प्लीज़ आप लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि कम्युनिकेशन में आसानी रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। पहली, जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा उसकी क्वेरी को हैंडल नहीं किया जाएगा, सॉल्व नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरा, किसी के बीच में नहीं बोलेंगे, आप अपना हैंड रेज करेंगे, फिर लकी साहब, जो लोकेंद्र जी का शॉर्ट नेम है, वो जब चाहेंगे आपका नाम लेंगे, फिर आप अपना माइक ओपन करेंगे और उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। जब आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए आप हैंड रेज करेंगे। हैंड रेज करने का ऑप्शन आपकी म्यूट में नीचे होगा, प्लीज आप चेक कर लीजिए। ठीक है। एक पाम बनी हुई होगी, हथेली बनी हुई होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका हैंड रेज हो जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो जब भी आपकी जो भी क्वेरी होगी आप अपना हैंड रेज करेंगे और आप अपना बारी आने का इंतजार करेंगे जब लोकेंद्र जी आपका नाम लेंगे। क्लियर है? तो लोकेंद्र जी, आपका हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं यस सर। AIR 76 आने के लिए। सर माइक अभी आप 2 सेकंड के लिए बंद करिए, और इको आ रही है, प्लीज अगर आप लोकेशन चेंज कर सकेंगे तो ज्यादा बेहतर है। वो इसमें इको बहुत ज्यादा है। इको आ रहा है? यस सर। एक मिनट सर। तो अगर अभी भी इको आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पहले अपना क्वेश्चन पूछिएगा, फिर वेट करिएगा, वो माइक ओपन करके आंसर करेंगे तो इको नहीं करेगा। ठीक है। जब दोनों तरफ के माइक ओपन होते हैं तब इको करता है। तो आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा, वो अपना माइक बंद कर लेंगे, फिर वो आंसर करेंगे, आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा। ठीक है। इससे इको नहीं आएगी बिल्कुल। तो लोकेंद्र जी, आपका स्वागत है और हार्दिक बधाइयां। AIR 76 एंड असिस्टेंट कमांडेंट ITBP। हालांकि जैसे ITBP के ढंग चल रहे हैं अभी, तो आपको बधाई देने में और समय लगेगा। अभी तो थोड़ा है वही टाइम। चलिए, तो अब हम आपको हैंड ओवर करते हैं। आप अगर पहले कुछ बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, फिर हम सभी को मौका देंगे उनके हैंड रेज करने के स्टार्ट ही करते हैं सीधा। लिए। ओके। तो आप सभी अपने हैंड रेज कर लीजिए, जिसके मन में कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, प्लीज रेज योर हैंड। Sir, first of all, congratulations from my side to cracking this one of the important exam of our country and serving our nation. Sir, my first question would be to you is that how you had integrated the, since we know that this exam process is divided into three parts, paper one, paper two, and then for interview. How you integrated all the three parts and how we can excel into all these three things. And my second question is be to you that how we can keep our chin up and morale during the course of preparation, because we know that most of the students face the same thing, that we are not able to make discipline ourselves during the course of preparation. Thank you, sir. First of all, thank you, Rohan ji, for congratulating me, and hope you will also make it this time. Now, the coming to your question, that excelling in all three parts. So, honestly speaking, जो मेरा पेपर 2 था वो बहुत खराब था, और पेपर 1 और इंटरव्यू के अंदर अच्छे मार्क्स थे, बट दैट डजंट मीन कि आप किसी एक को छोड़ सकते हैं। आप तीनों चीज़ों को टारगेट एक हिसाब से टारगेट करके चलिए। जैसे पेपर 1 में मेरा क्लियर स्ट्रेटेजी थी कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस मेरे को लगते थे, मतलब एक मिसकंसेप्शन था मेरे अंदर इस चीज़ को लेके कि भाई एक चीज़ होती है रटने वाली, एक चीज़ होती है समझने वाली। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं चीज़ों को समझ अच्छे तरीके से रखता हूँ, इसलिए मैंने जो पोर्शन समझने वाले थे, ऐसा होता नहीं है कि कुछ पोर्शन आपको समझने हैं या कुछ पोर्शन आपको रटने हैं। जो समझने वाले सेक्शंस थे, मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उनके अंदर मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था। सो आई वुड से कि पेपर 1 के लिए तो स्ट्रेटेजी आपका यही होना चाहिए कि जो जहाँ से PYQs आ रहे हैं उन सेक्शंस को आप टारगेट करें। पेपर 2 में जो मेरा स्कोर था वो बहुत कम था, लेकिन मैं अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई कर पाया उसके बाद। तो मैं आपको गलतियाँ बता देता हूँ कि क्या मैंने गलतियाँ की, और अगर आप उनको करेक्ट करोगे तो हो सकता है आपका स्कोर बहुत अच्छा आए, मेरे से बहुत ज़्यादा आए। सो फर्स्ट थिंग इज कि जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे ऐसे है, आर्ग्यूमेंट है,
या फिर आपका रिपोर्ट है, या और भी जो भी चीज़ें हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है, तो हर आंसर को लिखने का एक तरीका है, ऐसे को लिखने का एक तरीका है, हर चीज़ को लिखने का एक तरीका है। तो आप उस चीज़ को, उस जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, स्कीम ऑफ थिंग्स है, आप उसको फॉलो करके चलिए, और उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो मैंने जो गलतियां की उनसे आप आगे बढ़ पाएंगे, उनसे भी आप ज़्यादा मार्क्स, मेरे जो मार्क्स हैं उससे भी ज़्यादा लेके आ पाएंगे। दूसरा जो गलती मैंने पेपर 2 में की वो थी असेसमेंट की। मैं खुद ही लिखता था और खुद ही चेक कर रहा था। सो देयर वाज नॉट अ, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर पर्सन भी होना ज़रूरी है। तो उससे आपको बेनिफिट ये होता है कि आप चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड कर पाते हैं अपने आंसर राइटिंग में। इंटरव्यू के लिए मेरे साथ मतलब मैं कई एसएसबीज दे चुका था, तो एसएसबीज में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ओवर प्रिपेयर कर रहा था। और इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप प्रिपेयर करें, ओवर प्रिपेयर ना करें। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि आप जो है अपना टाइम वहाँ देते रहें। जैसे इंटरव्यू के टाइम पे मैं मास्टर्स कर रहा था अपनी, तो सुबह कॉलेज होता था 10 से 3:30 4 बजे तक, किसी दिन लैब है तो 5:30 6 भी बजते थे। तो उससे होता ये था कि टाइम लिमिटेड था मेरे पास, तो मैं लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ता था। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, तो मैं समझ नहीं आता हूँ क्या पढ़ें क्या छोड़ें। सबको ऐसा लगता है कि सब कुछ पढ़ लें, बट मोर और लेस ये था कि चौधरी सर के सेशंस और उसके बाद जो चीज़ें बताई गई थी उनको ही आप करते चलें इंटरव्यू के लिए खासकर। यानी कि इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करें, ओवर प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कम हो। आई थिंक आपका आंसर हो गया क्वेरी। एनीथिंग एल्स अगर कुछ रह गया है रोहन तो बता दीजिए। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था वही कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन देयर आर मेनी वेरियस टाइप ऑफ अप एंड डाउन्स कम सर, एंड हाउ टू मैनेज दैट पर्टिकुलर अप एंड डाउन सर? मतलब उसमें मेंटरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है सर? मेंटरशिप या तो हम मेंटर्स के अंदर अब जाकर के हम सीखे, या फिर कैसे मतलब खुद से करें? आपने टाइम मैनेजमेंट मतलब, माय क्वेश्चन इज दैट हाउ यू मैनेज योर टाइम एंड इमोशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन? समस्या तो सभी के साथ आती है, ऑलमोस्ट 10-12 एसएसबी थे मेरे भी। हुआ नहीं था, मास्टर्स में जबरदस्ती कर रहा था, खींच रहा था अपनी मास्टर्स को। तो उस टाइम पे यही लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ हो। बट आपका अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो फिर उसमें ये रहता है कि आप इमोशंस उनको उनके साथ शेयर कर पाते हो, तो फिर थोड़ा आदमी रिलैक्स फील करता है। इमोशंस तो हर किसी के अंदर होते हैं, मैंने भी ऐसा किया है। जब एसएसबी से देके आए, कॉन्फ्रेंस आउट हुए, स्क्रीन आउट हुए, 3-3 दिन तक फोन बंद था, किसी से बात नहीं हुई। बट एट द एंड यही होता है कि अगर आपके पास दोस्त अच्छे हैं, आप उनसे जब बात करोगे तभी आप रिलैक्स होगे। जब तक आप अकेले रहोगे, जितना ज़्यादा आप मतलब आइसोलेशन में रहोगे, ना तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और ना ही आप एक अच्छे इंसान बनोगे। तो अच्छी ग्रुप आपके पास हो और फ्रेंड्स हों, चौधरी सर हैं हमारे साथ तो फिर भी, तो आप लोग मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि किसी के साथ कोई बड़ा भाई हो या फिर फ्रेंड्स ऐसे हों जो हमें गाइड भी कर सकें उस टाइम पे और हम भी उन्हें गाइड कर पाएं। सर लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा आपसे सर, रिलेटेड टू मतलब जब रिजल्ट आया और जब आपने रैंक देखा सर, हाउ यू फेल्ट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट? मतलब क्या फील हुआ? एक बर्डन सा उतरा, या व्हाट यू पर्टिकुलर, वो एक पर्टिकुलर थॉट उस मोमेंट को मैं जानना चाहता हूँ सर, अगर आप क्विक सेकंड्स में अगर बता पाएं तो। गजब, सबसे पहले गाजर का हलवा खाया था मैंने। तो मतलब ये था कि ऐसा लग रहा था कि होगा तो है नहीं, क्योंकि इंटरव्यू मेरे को ऐसा लगा था कि काफी खराब गया था। बट ये था कि अगर कहीं भी कैसे भी अटक जाए, मास्टर्स ना करनी पड़े, तो बस ये था कि उस टाइम पे कोई थॉट नहीं होता। बस सबसे पहले पापा को बताया, शादी में ही थे हम लोग साथ थे, तो फिर बताया पापा ने लोगों को। तो बस वो है कि उस मोमेंट को सिंक इन करना अभी तक मैं समझ नहीं पाया, मतलब क्या फीलिंग थी। बट बहुत अच्छी थी जो भी थी फीलिंग। थैंक यू सो मच सर लोकेंद्र सर, एंड अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू रोहन। जी। अनिल जी। गुड इवनिंग सर। सर एज यू हैव सेड कि आपने भी काफ़ी एसएसबी दी हैं, तो मेरा भी सर बेसिकली मेन एम वही था, एंड रिसेंटली मैं रिकमेंड भी हो गया हूँ। बट सर अब इंटरव्यू के लिए कॉल है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना इंटरव्यू में भी बेस्ट दूँ। तो किन चीज़ों पे मुझे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि अभी मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर नहीं पाया, बिकॉज मेरी वगैरह थी, फिर मेडल्स वगैरह थी। तो अभी कैसे अप्रोच करना चाहिए? इंटरव्यू के लिए तो मैंने जैसे कहा कि आप सिर्फ प्रिपरेशन कीजिए, ओवर प्रिपेयर मत कीजिए। तो इंटरव्यू में देखिए, मैं आपको बताऊं, 4 मेंबर्स थे मेरे इंटरव्यू बोर्ड के अंदर, और एक सर ऐसे थे जिनको मैंने सिर्फ
कम से कम उन्होंने 4 या 5 सवाल पूछे थे और 3 या 4 बार मैंने उनको सॉरी बोला था। सो ऑलमोस्ट एक मेंबर ऐसे थे जिनको मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए ही नहीं, ऑलमोस्ट सॉरी सॉरी बोलता चला गया। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके जो आंसर्स हैं वो जेन्युइन हो और आप सिर्फ प्रिपेयर करें जो चीज़ें हैं। आप डेप्थ से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बहुत आपको ग्रेजुएशन का अपना आइडिया होना चाहिए मोटा मोटा, कि भाई जो आपने ग्रेजुएशन में किया वो आपने ठीक से किया है, ऐसा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, तो एज अ पर्सनैलिटी वो आपको जज कर पाएँ बेहतर तरीके से कि भाई ये बंदा जहाँ जा रहा है वहाँ सीख रहा है चीज़ें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं लगे कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको है और आप अगर नहीं शो कर पा रहे हैं तो वो अलग चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह नॉलेज शो करें, बट आपकी पर्सनैलिटी वहाँ लगनी चाहिए उन्हें कि भाई ठीक है ये बंदा ऐसा है जिसको हम आगे भेज सकते हैं। आप डैफ से स्टार्ट कीजिए। डैफ में थोड़े आपके जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, एक बार तो मैं कहूँगा कि सभी चीज़ें आप प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद आप जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको देखिए। उसके अलावा करंट अफेयर्स और इंटरनल सिक्योरिटी और फोर्सेस को आप थोड़ा देख लें। बस ये है कि इंटरव्यू के टाइम पे जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए जहाँ आप और टाइम दे सकेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के साथ होता ही है, सब्जेक्टिव चीज़ है। ओवर प्रिपेयर आप कर जाते हैं चीज़ों को और फिर वहाँ जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ अगर हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सब्जेक्टिव चीज़ है, बहुत ज़्यादा मार्क्स फ्लक्चुएट करते हैं लोगों के, तो उसमें थोड़ा अंतर पड़ जाता है कि अगर आपका दिन अच्छा नहीं गया तो आप ओवर प्रिपेयर करके ना जाए। कुल मिला के बात मैं तो यही कहूँगा आपको। एनीथिंग एल्स अरुण जी? नो सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। अंकित जी? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आप बार बार बोल रहे हो ओवर प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, तो मतलब कैसे डिस्टिंग्विश करें कि मैं सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहा हूँ या मैं ओवर प्रिपेयर करने लगा हूँ? प्रिपरेशन का मतलब ये है कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी ऐसा समझ रहे हैं कि भाई अगर मैंने ये चीज़ मेरे को नहीं पता होगी तो क्या होगा, ये नहीं पता होगा तो मेरे को क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आप थॉट उस चीज़ को दे रहे हैं। आप एक बेसिक आइडिया लेकर चलिए कि भाई मेरे को मोटा मोटा चीज़ों का अंदाजा होना चाहिए, कुछ चीज़ें जो मेरे इंटरेस्ट की हैं उन्हें मुझे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ कि जैसे मैं अपनी बताऊँ कि मैं जहाँ से हूँ वहाँ एक नेशनल पार्क है। अब नेशनल पार्क में बर्ड्स, वहाँ बर्ड्स के लिए वो फेमस है, बर्ड्स के भी नाम में रट रहा हूँ, तो फिर वो चीज़ क्लियरली दिखती है कि भाई आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज करके हुए आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप जेन्युइनली इन चीज़ों में बहुत सालों से हैं। तो ऐसा लगना चाहिए कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं। जेन्युइन चीज़ें जो एक बंदे को नॉर्मली होना चाहिए वो होनी चाहिए। अब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो फिर आप ये लगता है कि आदमी को कि यार मैं नाम भी, इनके भी नाम याद कर लूँ, इस ये भी चीज़ याद कर लूँ, ये भी चीज़ याद कर लूँ, सब कुछ याद कर लूँ मैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस ये है कि आप जेन्युइनली प्रिपेयर करें, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं आपको वो प्रिपेयर करें, और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप पीएचडी करते रहें उस सब्जेक्ट में। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्रिपरेशन के साथ चलें। ओवर प्रिपेयर आप जब करते हैं तो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू जी। अनिल जी? जी अंकित जी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर बैकग्राउंड जो है अपना वो कितना रोल प्ले करता है सर इंटरव्यू प्रोसेस में, या क्वेश्चंस वहां से बैकग्राउंड से जो आएंगे, जैसे मैं विलेज एरिया से थोड़ा बिलोंग करता हूँ, फार्मर, मेरे पिताजी फार्मर हैं, तो उस बैकग्राउंड से आना सर तो कैसा कुछ मैटर करता है सर इंटरव्यू दौरान? इंटरव्यू में तो सिंपल बात यह है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरव्यू ऑफिसर है या जो बोर्ड है वो इस चीज़ को किस तरीके से परसीव करता है। बट आप जहाँ भी हैं, जैसे मेरे फादर टीचर हैं, तो मुझे एक आध दो चीज़ें पूछी गई थी इंटरव्यू में जो फादर के प्रोफेशन से रिलेटेड थी। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो फादर के प्रोफेशन का। आप 20 साल 25 साल उनके साथ रहे हो तो आपको हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग, तो क्या मतलब ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग हो आपको उन चीज़ों की, और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ ना भी पता हो तो भी उतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता चीज़ों का। बट अगेन यही है, थोड़ी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं इंटरव्यू में, कई बार वो इस चीज़ को बाय हार्ट भी ले लेते हैं। अब इंडिविजुअल के ऊपर है, बाकी आप नॉर्मल प्रिपेयर करके जाएं, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। तो कि बैकग्राउंड आपका जो भी है, आप जिस अगर हम्बल बैकग्राउंड से भी हैं या जैसे भी हैं, तो आपकी अगर वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप वहाँ मार्क्स फैच करेंगे विदाउट अ डाउट। थैंक यू सर। थैंक यू श्याम जी। सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। थैंक यू सर सर।
सर मेरा डाउट ये था कि जैसे ये एग्जाम प्रोसेस काफी लंबा चलता है, मतलब अगर हम पेपर 1 पेपर 2 के दिन से देखें तो भी 10-11 महीने हो जाते हैं इंटरव्यू तक लगभग, रिजल्ट आने तक। तो उस टाइम पे लाइक पेपर के पहले तक जब तक हम प्रिपेयर करते हैं तब तक तो सब कुछ स्मूथ चलता है, लेकिन जब जिस दिन एग्जाम दे लिए उसके बाद से फिजिकल और इंटरव्यू के बीच का जो टाइम है, उस टाइम हमें नॉर्मली कैसे अप्रोच करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें या कितना टाइम दें इस पे? इंटरव्यू के लिए तो आप 1 सवा घंटा डेली दे रहे हैं, बहुत है। 1 सवा घंटा बहुत होता है। बाकी बेटर ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि आप किसी ना किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, कुछ ना कुछ और पढ़ते रहें, जिससे आपको इनडायरेक्टली उस चीज़ का इंटरव्यू में भी फ़ायदा मिलेगा। कि अगर आप ये बताएंगे कि सर मैं ये भी चीज़ें कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है इंटरव्यू के क्वेश्चंस का, और थोड़ा आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो नॉलेज भी आपका एक्सपेंड करता है उस चीज़ से रिलेटेड। तो बेटर यही है कि आप 1 सवा घंटा इंटरव्यू के लिए दें, बाकी जो है अपना चीज़ें और चीज़ें देखते रहें, चाहे आप स्टेट पीसीएस देख लें या फिर कोई और, कई लोग जो सीडीएस के लिए एलिजिबल है भी, वो सीडीएस देख लें। थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं, ऐसा तो नहीं था, मतलब सीआईएसएफ मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, बट आईटीबीपी जो सेकंड प्रेफरेंस लेने का जो रियल रीज़न था वो तो ये था कि मैं मास्टर्स वहीं से कर रहा था, हिमाचल से। तो थोड़ा इंग्लिश थोड़ा अच्छा लग रहा था पहाड़ों में भी उस टाइम पे। और ऐसा मान लीजिए कि थोड़ा ऐसा सिली सा अप्रोच था कि यार पहाड़ों में रह लेंगे, अच्छा जीवन है। फिर थोड़ा किसी सीनियर से बात हुई तो उनकी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई प्रमोशंस भी ठीक ही हैं, आईटीबीपी में उतने बेकार नहीं है। थोड़ी ये चीज़ें भी थी, प्रमोशंस वगैरह भी देख रहे थे। बाकी अभी और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी जब हम फोर्सेज में अच्छे से जाएंगे। बाकी सभी फोर्सेज अच्छी हैं, आप जो भी, क्योंकि देखिए आप जब फोर्स प्रेफरेंस भर रहे हैं तो आपकी नॉलेज जो है लिमिटेड ही है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि सभी चीज़ें आपको पता है फोर्स के बाहर की अंदर की। तो मेरी जो उस टाइम पे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि भाई सीआईएसएफ फर्स्ट बनाए। आईटीबीपी और एसएसबी में से डाउट था, तो आईटीबीपी को थोड़ा ये था कि एक्सपोजर भी ज़्यादा है, लंबा चौड़ा बॉर्डर है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा। जहाँ अरुणाचल में आपको मिलते हैं फॉरेस्ट मिलता है और हिली टेरेन है, प्लस फॉरेस्ट भी है वहाँ पे। और आप इधर आ जाएं तो बैरन आपको माउंटेन्स मिलते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट टेरेन भी है। एसएसबी मेरे को उस टाइम पे ऐसा लगता था कि मोनोटोनस है, उस ऐसा नहीं है अभी भी। अब ऐसा नहीं है, चीज़ें पता चलती हैं आपको प्रोसेस के साथ। तो उस टाइम पे मेरे को यही लगता था कि थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा होगा आईटीबीपी में, प्रमोशंस ठीक हैं, और मैं हिमाचल रह रहा था तो मेरे को लग रहा था कि यार यहाँ रह लेंगे, ऐसी जगह है ये अच्छी। ठीक है, थैंक यू। एनीथिंग? एक मिनट, वो क्वेश्चन मिस हो गया, किसका क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन है मिस्टर जुबैर का, स्ट्रेटेजी फॉर मैथ सर, मैथ के लिए स्ट्रेटेजी बता दीजिए। सर मैथ्स के लिए तो मैं तो मतलब थोड़ा ये कहूँगा कि जो रैंक आया है उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा योगदान है, वरना थोड़ा और अच्छा आता रैंक। मेरे 4 क्वेश्चंस गलत हुए मैथ्स में, और वो चीज़ थी ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब ये था कि सीडीएस हर बार क्लियर हो रहा था, एनडीए 3 बार क्लियर हुआ, तो मेरे को ये था कि मैथ्स तो कर ही लेंगे। फिर थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे तो ऐसा था कि हाँ ठीक है कर ही लेंगे। बट मैथ्स के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं तो सबसे बढ़िया यही है, आप एक अपना नियम बना लीजिए, 25 सवाल 30 सवाल जितना आप टाइम दे पाए डेली, 25-30 सवाल, 25 से 30 सवाल आप डेली दीजिए। इतना ही बहुत है, सिलेबस के टारगेट्स के साथ, सिलेबस को मार्क करते हुए 25-30 टॉपिक्स। बस आप उसमें आप डिफरेंस कर सकते हैं कि आपको कोई टॉपिक आता है तो उसमें आप सवाल, नंबर ऑफ सवाल कम कर सकते हैं। कोई टॉपिक आपको नहीं आता उसमें आप सवाल थोड़े ज़्यादा कर लीजिए, लेकिन 25-30 सवाल डेली का डिसिप्लिन के साथ आप करेंगे, आपको मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप 12 से 13 सवाल अच्छे से मारे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक क्वेश्चन मेरा भी है, सवाल मारते कैसे हैं? सर सवाल को मारने का सिंपल सा तरीका है कि सवाल को उठाओ और पेन कॉपी होना चाहिए। बाकी पेन खत्म हो गया तो बता देना सर आप। खैर,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतिक महाजन जी का। अगर कोई पहली बार तैयारी कर रहा हो तो पेपर 2 के लिए कंटेंट जनरेट कैसे करें? मैं जिस टाइम पे प्रिपेयर कर रहा था तो ये हिमांशु भट्ट सर हैं 21 के जो टॉपर हैं, तो मेरा जो कंटेंट आ रहा था वो उन्हीं से आ रहा था। तो उनका एक कोर्स था, वो शायद उनमें उन्होंने ऐसे वगैरह का जो मटेरियल है वो दे रखा था। तो मेरा जो मेन कंटेंट था वो वहीं से था। बाकी वो भी सजेस्ट करते थे कि हम लोग विजन आईएएस की वो पढ़ें, लेकिन मैं सही बताऊं तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इतना सफिशिएंट है, क्योंकि मेरे खुद के मार्क्स बहुत कम थे और मेरे को ऐसा लगा कि पेपर 2 के लिए गाइडेंस होना ज़रूरी था मेरे पास, जो नहीं था उस टाइम पे। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, या तो पेपर 2 का आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जिन्होंने स्कोर किया है। मेरा बताना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे खुद के मार्क्स ही इतने कम थे और मेरी प्रिपरेशन भी ऐसा नहीं था कि मैं प्रिपेयर अच्छे से किया या मेरा पेपर खराब हो गया। प्रिपरेशन भी मेरी बहुत अच्छी नहीं थी और मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं थे। तो पेपर 2 के लिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, किसी व्यक्ति के अगर अच्छे मार्क्स हों तो आप उन्हीं से पूछें। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनेश सिंह यादव जी का। वो पूछ रहे हैं कि इज देयर एनीथिंग यूनिक अबाउट एसएसबी लाइक पोस्टिंग एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्रमोशन इन द एसएसबी? एसएसबी वाले हैं अभी तो देखिए क्या है, फोर्सेस को बाहर से देखना अंदर से देखना बहुत अलग चीज होती है। और अगर मैं कहूँ प्रमोशन को लेके, तो उस टाइम पे मेरा कंसेप्ट ये था कि एसएसबी स्लो है। लेकिन अभी हम जब एसएसबी को इंस्टा पे या फिर ट्विटर पे फॉलो भी करते हैं, तो प्रमोशन स्पीड डेप्थ, और मेरे को ऐसा भी लगता था कि एक्सपोजर भी कम है। लेकिन अब हम देखते हैं कि एसएसबी साहब पोस्टेड है जम्मू कश्मीर में भी, एसएसबी पोस्टेड है आपके उत्तराखंड में भी, और फिर नीचे ऑल अलोंग नेपाल भूटान बॉर्डर। तो उस टाइम पे मेरा जो माइंडसेट था, उस हिसाब से तो अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। और जो रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है इनका कि एसएसबी के रिगार्डिंग कोई यूनिक चीज़ हो, तो सर अभी तो मैं इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं, एसएसबी किस तरीके से काम करती है। अभी तो मतलब फोर्सेज में जाएंगे, जब सही से लोगों से इंटरेक्शन होगा, जब बताना ज़्यादा ठीक होगा मेरे हिसाब से। अभी मैं आपको वैसे ही कोई बता दूं बात तो क्या ही मतलब रह जाएगा, खुद मेरे को ही नहीं पता तो। सर जैसे मेरी फिफ्थ प्रेफरेंस सर बीएसएफ वगैरह है, तो सर मैं कैसे उसको जस्टिफाई करूँ? जैसे अगर क्वेश्चन आस्क कर लिया कि व्हाई बीएसएफ इज योर फिफ्थ प्रेफरेंस, देन व्हाट सर मैं क्या उससे कहूँ, या सर वो समझ में नहीं आ रहा मुझे सर। जब आपको कोई चीज़ जस्टिफाई करनी है तो पहले आप अपने आप को कन्विंस कर लीजिए इस चीज़ के लिए कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। और उसके बाद आप बीएसएफ के मेरिट्स देखें तो आपको बीएसएफ के मेरिट्स मिल जाएंगे बहुत सारे। कि बीएसएफ में आपको जो मेरे लिए मेरिट्स थे उस टाइम पे ये था कि भाई मैं जब फोर्स प्रेफरेंस बढ़ रहा था तो मेरे प्रेफरेंस ये थे कि भाई प्रमोशन एक्सपोजर, ये दो चीज़ें मैं उस टाइम पे सोच रहा था। तो ऐसे ही जब आपने फोर्स प्रेफरेंस भरी, तो आप उस चीज़ को देखिए कि आपने उस टाइम पे क्या सोचा, और आप उसी चीज़ को जेन्युइनली पॉजिटिव तरीके से रखिए। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज़ नेगेटिव, मतलब ऐसा आप अग्रेसिवली किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं। बहुत ही पोलाइटली हम्बली उस चीज़ को रखिए कि सर मेरी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी उस हिसाब से मैं उस टाइम पे ये सोच रहा था। आगे ये चीज़ चेंज हो सकती है, इसमें क्या बात है, हो सकता है उस टाइम पे आपने जो सोचा वो चीज़ें उतनी ठीक ना हो जितनी ठीक थी। तो जैसे आप सर मैंने उसको पोस्टिंग का छोड़ा था कि बीएसएफ की थोड़ी हार्ड पोस्टिंग रहती है, तो अगर मैं वहां पे थोड़ा ऐसा कुछ कहूंगा, और शायद बीएसएफ में सर प्रमोशन पॉलिसी भी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो अगर मैं ऐसा जवाब देता हूँ सर बना के, तो फिर वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाएगा एक की? जब कोई चीज़ नेगेटिव है, जैसे अगर प्रमोशन नहीं है बीएसएफ में, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं उस चीज़ को कि प्रमोशन है? जो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि मेरिट है बीएसएफ की, मैं किसी और फोर्स में ये चीज़, मतलब बीएसएफ में किसी और फोर्स से बेहतर ये चीज़ कर सकता हूँ, तो आप उस चीज़ को बोलिए। जैसे एक व्यक्ति है मैं जानता हूँ उनको, उन्होंने बीएसएफ को इसलिए चूज किया क्योंकि वहां पे एयर विंग है। अब पता नहीं उन्होंने इंटरव्यू में बोला है नहीं बोला, लेकिन जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि उन्होंने बीएसएफ को इसलिए चूज किया क्योंकि वो उसमें एयर विंग है और किसी फोर्स में नहीं है। तो ऐसी यूनिक चीजें आप देख सकते हो अपने लिए। सर मैं क्वेश्चन मतलब मैंने एक एसएसबी ऑफिसर से बात किया था, उन्होंने बोला था कि भले ही एयर विंग और वाटर विंग बीएसएफ मैनेज करती है, बट उसमें जो ऑफिसर्स हैं सारे सीएपीएफ से जाते हैं, मतलब सिलेक्ट होकर। सो इज इट राइट? सो मनीष जी आपका सवाल दोबारा बोलेंगे प्लीज?
सर जैसे बीएसएफ की एक यूनिक चीज है कि उसके पास वाटर विंग है और प्लस उसके पास अपना एयर विंग भी है जो बीएसएफ मैनेज करती है। बट मैंने एक ऑफिसर से बात किया था, उन्होंने बोला था कि उसके जो ऑफिसर जो सिलेक्ट होके जाते हैं एयर विंग या वाटर विंग में, वो सारे सीएपीएफ से सिलेक्ट होकर जाते हैं मेरिट बेसिस पे। यह है कि अगर आप एज एन ऑफिसर हैं, असिस्टेंट कमांडेंट हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी तो एटलीस्ट मिलेगी ही वहां पे। अब वो आप उसके लिए सुटेबल हैं या नहीं है वो तो फोर्स डिसाइड करेगी। Okay, so this means, sir, means whatever the CAPF we join, so any person can join the water wing or the air wing in in BSF. अभी मैं बताना ठीक नहीं क्योंकि मेरे खुद को ही नहीं पता, अभी तो मैं कैसे बताऊं आपको ये चीज़। तो क्योंकि फोर्सेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम ज्वाइन नहीं की, हमने भी अभी ज्वाइन नहीं की, हमारी भी अभी ज्वाइनिंग आई नहीं है, तो हम आपको नहीं बता सकते कि भाई किस तरीके से हैं चीज़ें, किस तरीके से हैं, क्योंकि अभी हमें ही नहीं पता। तो हम कैसे आपको बता दें कि भाई ये चीज़ ऐसे है वैसी चीज़ है। और ऐसा इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स पता हो फोर्सेस की, क्योंकि पब्लिक डोमेन में चीज़ें नहीं है बहुत ज़्यादा। तो आपको उतना ही, मतलब उतना जितना पब्लिक डोमेन में नॉर्मली चीजें मिल जाती हैं उतना आपको पता होना चाहिए बस फोर्सेस के बारे में। इतना भी नहीं कि भाई आप इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं कि खोद खोद के चीजें निकाल रहे हैं। फिर वो आपके इंटरेस्ट में दिखना चाहिए कि भाई ये इंटरेस्टेड है बंदा, तो बहुत सारी चीजें पता है। ऐसा नहीं कि वन ऑड थिंग आपको पता है उसके बाद आपसे इधर उधर का कोई चीज पूछ लिया फिर वो आपको पता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद जुबैर की तरफ से। सर यूपीएससी ऑप्शन से क्वेश्चन फ्रेम कर रही है तो क्या हमें ऑप्शंस के नोट्स भी बनाने चाहिए? अरे यार जब आपको पहले ही पता है कि कर रही है तो बनाने क्यों नहीं चाहिए? ये क्या पूछने वाली बात। आपने ऑलरेडी खुद बता दिया कि वो कर रही है, तो जो कर रही है वो तो करना ही चाहिए। जो चीज आपने एनालिसिस कर लिया, आप ही को पता है कि ये चीज कर रही है यूपीएससी या ये चीज पूछी जा रही है, तो वो चीज तो पढ़नी ही चाहिए। इस चीज का वैलिडेशन लेने से क्या होगा कि हम करें या ना करें? आपको ऑलरेडी पता है कि पूछा जा रहा है तो पढ़िए उसे। सत्यम द्विवेदी, लोकी सर, इन द लास्ट 5 मंथ्स में क्या अप्रोच रहनी चाहिए सर बताइए। मेरी तो ये था कि लास्ट के 4, मतलब मैंने लगभग 3.5-4 महीने पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। सिलेबस प्लस एक बार रिवीजन कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट। तो मैं तो मोस्टली यही था कि वीक में एटलीस्ट 2 मॉक लगाता था, और 2 मॉक के बाद ये रहता था कि आप, अब मेरे पास इतने मॉक्स भी नहीं थे तो कई सारे मॉक्स रिपीट भी हुए लास्ट में। तो मॉक्स लगाइए और सवाल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप। और सवाल को प्रैक्टिस करने की आप अप्रोच ऐसे रखें कि आपको ऑप्शंस भी आप ये कर पाए कि भाई ये ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, इस चीज़ का लॉजिक आपके पास होना चाहिए। तो चाहे आपको 100 सवाल करने में आपको 3 घंटे लग जाए, वहाँ पेपर में आपको 100 सवाल करने हैं 3 घंटे में, तो आपको थोड़ी चीज़ ये याद रखनी है कि सवाल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट के 4-5 महीने में जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, हर सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, प्लस उन क्वेश्चंस का रिवीजन भी करते रहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप डेली सवाल लगाने से पहले जो पिछले 2 दिन के क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। मैं तो 1 दिन के क्वेश्चन रिवाइज कर पाता था, बाकी आप अगर कर पाए तो 2 दिन के कर लीजिए। और पेपर 2 के लिए तो सर स्ट्रेटेजी आपको खुद या तो किसी और से पूछिए, मैं तो नहीं बता पाऊँ, ज़्यादा ही ठीक है। बाकी आप, ये मैं गलती बता सकता हूँ मेरी क्या थी, मेरे को पैटर्न्स नहीं पता, मेरे को चीज़ें पैटर्न्स नहीं पता थे, या फिर आप मान लीजिए फॉर्मेट नहीं पता था हर चीज़ को कैसे लिखना है। दूसरा, मैं खुद ही अपनी कॉपीज लिख के खुद ही चेक कर रहा था। तो ये 2 गलतियाँ थी मेरी, उसके बावजूद मतलब मेरे काफ़ी लो मार्क्स थे। तो आप अगर इन 2 को इम्प्रूव कर लेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बबलू कुंतल जी पूछिए। Good evening, sir. Sir, my question is that regarding अभी सर हम जैसे बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं कि यूपीएससी प्रिपेयर भी कर रहे हैं और अदर एग्जाम्स लाइक एसएससी सीपीओ, डूइंग मास्टर सर जैसे डिस्टेंस से कर रहे हैं, तो सर सारी चीजें बता देना ठीक होगा या लिमिटेड चीजों को ही मतलब ओपन आउट करें? सर ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जिन चीज़ों पे कॉन्फिडेंट हैं बताना, या फिर आप जिन चीज़ों को लगता है कि मैं
ठीक से मैनेज कर सकता हूँ। इंटरव्यू में आपको वही बतानी है। अगर आपको ऐसा प्लीज माइक बंद कर लीजिए बबलू जी। हाँ, तो आप जिन चीज़ों को लेकर कंफर्टेबल हैं, अगर आप मास्टर्स को लेकर कंफर्टेबल हैं, मैं तो नहीं था पर्सनली, मैंने नहीं बताया कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, और मैं जिन चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंट था कि मैं इन पे बात कर सकता हूँ, मैंने वही चीज़ें उन्हें बताई, या वही चीज़ें मैंने डेफ में फिल की थी। अब डेफ तो हो गया, अगर आप वहाँ बताने का भी आपको मौका मिले तो आप उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, या वही बताइएगा स्पेसिफिकली जिन पे आप कॉन्फिडेंट हों, जो आप कह सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास वैलिड रीजन है सीपीओ बताने का, तो आप सीपीओ बताइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मास्टर्स में चाहे काफ़ी अच्छी चीज़ से कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उस चीज़ पे बात करने के लिए, तो आप मत बताइए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी परफॉर्मेंस है वहाँ पे। इस चीज़ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या क्या कर रहे हैं, आप कितना एक्टिवली कोई चीज़ कर रहे हैं उस चीज़ से डिपेंड करता है आपके मार्क्स। थैंक यू सर। मिस्टर राजन का क्वेश्चन है, सर हाउ टू हैंडल एन एसे एंड हाउ मेनी एसे डिड यू प्रैक्टिस बिफोर द फाइनल एग्जाम? सर ऐसे मतलब लगभग काउंटिंग तो खैर नहीं है, बट काफ़ी सारे ऐसे मैंने लिखे थे जो हिमांशु वत्स सर भी उसमें थे पीडीएफ में। बट अप्रोच करने का मेरा तो उस टाइम पे तरीका ये था कि एक स्टार्टिंग में कोई कोट वगैरह लिख दो, फिर बीच में बॉडी लिख दो, बॉडी में 2-4 फैक्ट्स वगैरह लिख दो, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। बट मैं ये कहूँगा कि आपको अगर पेपर 2 के रिगार्डिंग आप सभी का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उस बंदे से या फिर आप अपने सीनियर से पूछिएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं जब पेपर 2 के बारे में अगर किसी को बताता हूँ तो मिस गाइड ना कर दूँ, इसलिए मैं बचता हूँ पेपर 2 के बारे में बताने से। पेपर 1 में मैं कॉन्फिडेंटली बता पाता हूँ। पेपर 2 के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा सर कि मैंने लिखे तो बहुत थे, बट मार्क्स नहीं आए, प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं थी मेरी। तो आप कोशिश करें किसी ऐसे आदमी से पूछने की जो आपको बता पाए ठीक से, इन डिटेल बता पाए कि भाई इस चीज़ का ये इम्पैक्ट होता है, ऐसे वो आप अगर इस तरीके से लिखोगे। बाकी यहाँ चौधरी सर हैं, वो बता सकते हैं। नहीं सर, मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं बताऊंगा तो वो फिर प्रमोशन कैटेगरी में आ जाएगा, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, वरना ऐसा लगेगा कि मैं अपनी चीज़ों को समझा रहा हूँ या अपने कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ या किसी भी चीज़ का, तो मैं वो चीज़ें नहीं करना चाहता। बाकी अभी बहुत सारे टॉपर्स और आने वाले हैं जिसके पेपर 2 में मार्क्स अच्छे रहेंगे, उनसे पूछ लीजिएगा, जो कॉन्फिडेंट हो अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर के पेपर, राइट? ज़्यादा ठीक बा, रहेगा। बाकी आपको स्पेसिफिकली मुझसे अगर पूछना है तो आप लोग किसी और दिन में स्पेसिफिकली अपने लिए मीट कर लूंगा। आप मुझसे बात करना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, मैं यहाँ पे बीच में नहीं इंटरफेयर करूँगा। चलिए, तो और किसी का कोई सवाल है? प्लीज रेज योर हैंड अगर है तो। यस मिस्टर कुणाल सांगवान। गुड इवनिंग सर। मेरा डाउट ये था सर, जैसे अभी आपने बताया आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे उसके बारे में उनको ओपन नहीं किया, तो सर ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है जो आप खाली बैठे हो इस टाइम में? अब फिर वही है कि आपको एक झूठ बोल छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, तो फिर वहाँ कुछ ना कुछ मैनेज किया कि क्या करते हैं वो। मतलब ऐसा नहीं था कि वही इंस्टेंटेनियसली किया मैंने, काफ़ी सारी चीज़ें मैं प्रिपेयर करके गया था। वो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही झूठ थे, बट वो ऐसा मान लीजिए आप आधा अधूरा सच थे वो। तो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको तब जाता है जब आप धड़ाल्ले से झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ही आप पहले कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद उस चीज़ को आप कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, और पूरा ही सफेद झूठ बोल रहे हैं, जिसको बोलते हैं अपने देसी भाषा में आदमी सफेद ही झूठ बोल रहा है बिल्कुल ही। तो वैसा नहीं था मेरे साथ। मैं कुछ चीज़ें थी जो छुपा रहा था, जिनको मैं नहीं चाह रहा था कि उन्हें पता लगे। वो ऐसा नहीं था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ उनसे, बट ये था कि मैं चीज़ें उनको वही बताई जो मैं चाह रहा था कि जिन पे वो बात करें। ये नहीं था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सर मैं तो घर बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं जो कर रहा था उन्हें बता दिया कि सर हाँ, मैंने ये जरूर है कि उनको ये नहीं बताया कि मास्टर्स कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं जो चीज़ें कर रहा था, चाहे मेरी फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर मैं जो भी कर रहा था, कि भाई मेरे से कई जगह ये सवाल आया भी था, एसएसबी में कई बार पूछा गया था कि आप भाई अपने फाइनेंसिस कैसे मैनेज करते हो। तो उस टाइम पे मेरे जो भी हल्का फुल्का जो भी थी चीज़ें छोटी मोटी, उनसे रिलेटेड जो भी आंसर्स थे वो मैंने दिए वहाँ पे। तो ऐसा नहीं था कि सफेद झूठ मैं वहाँ बोल रहा था। और नेगेटिव इम्पैक्ट तभी जाएगा आप जब उस चीज़ को आप सफेद झूठ बोलोगे और उस चीज़ को आप कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप कवर कर पा रहे हो उस चीज़ को, और आप लिमिटेड चीज़ें उनको बता रहे हैं, लिमिटेड चीज़ें बताना और झूठ बोलना दो अलग अलग चीज़ें हो जाती है सर। चलिए, शुभम सोनी जी का क्वेश्चन है,
why you take so many years in the exam? Don't you think this exam is not for you? It's my third attempt. पहले शुभम सोनी जी ये क्लियर कीजिए कि आप लोकेंद्र जी को कह रहे हैं कि उनके लिए एग्जाम नहीं है, उन्हें काफी समय लगा, या आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर ये क्वेश्चन बनेगा कि आपको 3-4 साल लग गए और ये आपके लिए एग्जाम नहीं है? सर यही लग रहा है उल्टा ही है, वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई मेरे से इंटरव्यू वगैरह ऐसा पूछ ले तो। हाँ जी, मेरे ऊपर है। हाँ, तो ये बात ठीक है कि वो ये जानना चाहते हैं कि आपको 3-4 साल लग गए तो आपने कहीं और कोई और अपना करियर ऑप्शन क्यों नहीं देखा, ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए तो कैसे जवाब दें? तो पूछा नहीं था, एक मॉक में सर ने जहाँ मैंने मॉक दिया था उन्होंने मेरे से जरूर पूछा था कि आप 21 के ग्रेजुएट हैं, 23 में आपने एग्जाम दिया और अब 24 में आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उस टाइम पर हो सकता है वो ओवर कॉन्फिडेंट आंसर लगा हुआ सर को, उन्होंने मेरे को टोका भी था, बट मैंने तो उन्हें सिंपली यही कहा था कि सर मैं अच्छी चीज़ों को करने में टाइम लगता है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए करने में टाइम लगता है, और जो गलतियां हैं उनसे मैं सीख रहा हूँ, और जब मैं सीख जाऊंगा उस दिन मैं निकाल दूंगा। तो बड़ा अजीब सा आंसर था उस टाइम पे, मतलब इंस्टेंटेनियसली दिया था, बट आप इस चीज़ को लेकर सोच सकते हैं कि आपकी जो गलतियां हैं उनको आप बताइए वहाँ पे कि सर ये गलती मैं कर रहा हूँ इसलिए मेरे से नहीं निकल रहा, और मैं इस बार कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं निकालूंगा, मैंने इन गलतियों पे काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक जी का। अगर किसी के पेपर 2 में नंबर कम आया हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्या इन द इंटरव्यू? इंटरव्यूइंग ऑफिसर को तो पता ही नहीं होता आपके मार्क्स कितने हैं। एग्जैक्टली सर, उन्हें आपके मार्क्स नहीं पता होता तो कोई इम्पैक्ट का कोई सवाल ही नहीं आता। और आप सभी को, ज्यादातर लोग, आप लोग इंटरव्यू की क्वेरीज लेके आए हैं। इंटरव्यू में मैं एक चीज छोटी सी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इनके सारे आंसर। आप लोग सभी ये चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि आपके आंसर का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा। देखिए, आप लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते, कभी नहीं कर पाए। हो सकता है कि सामने वाले का बैकग्राउंड, लाइफ एक्सपीरियंसेस कुछ और रहे हों और वो आपके आंसर को कुछ और समझे, कुछ और परसीव करे आपके आंसर से। तो अगर आप हमसे, किसी और से, लोकेंद्र जी से, किसी और टॉपर से, किसी और मेंटर से ये जानना चाहेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो हम बताएंगे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से कि हमें क्या लगता है आपके आंसर से। इंटरव्यूअर को क्या लगेगा वो वही बता पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा इतने बैलेंस्ड आंसर दो कि कोई भी नेगेटिव उसे परसीव कर ही ना पाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पवार चौधरी जी का। सर, हाउ डिड यू हैंडल ऑल द फेलियर एंड रिकवर फ्रॉम इट? एंड सर, हाउ डिड यू स्कोर इन इंटरव्यू? हाउ डिड यू स्कोर इन? ओके, हाउ डिड यू स्कोर इन इंटरव्यू? सर जो फेलियर्स और उसकी बात है तो देखिए सर, ऐसा है अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो आप फेलियर से रिकवर कर जाएंगे। एक अच्छी ग्रुपिंग है आपके पास, ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, जिनसे आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं, तो आप चीज़ों को रिकवर कर जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, समय लगेगा उन चीज़ों को करने में, बट एक अच्छा फ्रेंड सर्कल, एक पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल जिसमें ऐसा है कि एक कॉम्पिटिटिवनेस की भावना है, आप लोग एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं, हंसी मजाक भी होती है ऑब्वियसली, बट आप एक दूसरे से चीज़ें डिस्कस करते हैं जो सीरियस इश्यूज हैं आपकी लाइफ के। तो आप कोई भी फेलियर हो या फिर कोई भी अदर इशू हो आपकी लाइफ में जो आप फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते, आपके पास ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनसे आप वो शेयर कर सकें। फॉर्चुनेटली मेरे पास बहुत सारे थे। और इंटरव्यू के लिए तो सर मैं आपको यही कहूँगा कि इंटरव्यू में स्कोर जो हुआ वो यही था कि सही चीज़ें मैं कर पाया सही टाइम पे, और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सोच रहा था। सिंपली एक प्रोसेस जो चौधरी सर के सेशंस में था, हम लोग थे, उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश की, और नॉलेज से ज़्यादा पर्सनैलिटी पे काम करने की कोशिश की। थोड़ा बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, अपने आंसर को रखने का तरीका, अपनी बात को रखने का तरीका, मैं ज़्यादा पॉजिटिवली उस बात को रख पाऊँ। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उस चीज़ को किस तरीके से मैं मैनेज करूँ वहाँ पर इंटरव्यू में भी। ऐसा मतलब आपके बिहेवियर से ऐसा लगना चाहिए कि आदमी सेलेक्ट होने आया है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई बस आ गए हैं, ऐसा लगना चाहिए कि आप प्रिपेयर करके आए हैं। हो सकता है कि क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस रैंडम है, आंसर्स भी आपको पॉजिटिवली देने हैं, तो वही था, ठीक है, चीज़ें चल रही थी, कर लिया प्रिपेयर। और डैफ इम्पोर्टेंट है,
करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है, और थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर की जो रैंडम चीज़ें हैं उन पे आपकी जो मेंटल अलर्टनेस है वो इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरीके से जवाब देते हैं उन चीज़ों को लेके। जैसे मैं आपको एक, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मेरे इंटरव्यू में एक सवाल पूछा था, जो कई बार जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन में भी ये चीज़ फील होती है कि यार ये आता है, ये आता है, ये आता है, लास्ट में जो क्वेश्चन पूछता है बंदा, वो देख के लगता है कि यार यही नहीं आता। तो मेरे साथ ये हुआ इंटरव्यू में, जो सर थे उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आपको पता है रमज़ान होता है, रमज़ान के अंदर इफ्तार होता है। तो उन्होंने मेरे को बताया इफ्तार क्या होता है और रमज़ान क्या होता है वो बताया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा था कि मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट होता है वो क्या होता है। तो अब आपको नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा पॉजिटिवली आंसर दीजिए कि सर नहीं पता मुझे, कोई बात नहीं, और फिर वो पॉजिटिव, आपको बहुत अच्छे लोग वहाँ मिलेंगे। तो इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ प्रिपेयर करके जा रहे हैं सिर्फ वही होगी, ऐसी रैंडम चीज़ भी हो सकती है। उस टाइम पे जिस टाइम पे हम इंटरव्यू दे रहे थे उस टाइम पे रमज़ान का लेना देना नहीं था, शायद मेरे को नहीं लगता उस टाइम पे महीना भी रमज़ान का चल रहा था, क्योंकि मई में इंटरव्यू थे। तो वही है, आप चीज़ें हैंडल करना सीखिए, थोड़ा बहुत चीज़ों को आराम से लीजिए, बहुत ज़्यादा मतलब सर पे मत चढ़ने देना किसी भी चीज़ को। वही बात होती है कि आप इंटरव्यू हो चाहे कोई भी चीज़ हो उसको सर पे मत चढ़ने दीजिए, आराम से नॉर्मली प्रिपेयर कीजिए, सब चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, थैंक यू। किसी ने हाथ उठाया था। सर, why you choose CISF in first preference? सीआईएसएफ के लिए वही बात हो जाती है कि उस टाइम पे हमें ऐसा लगता था कि सिटी लाइफ है, अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, प्रमोशंस भी ठीक ही है। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि सीआईएसएफ हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है, और सभी लोग ले रहे थे, तो फिर ये था कि भाई ले लो, अपन भी ले लेते, क्या दिक्कत है। काफी बढ़िया जवाब, बस इंटरव्यू में और दे देना इसे। इंटरव्यू में तो पूछा ही नहीं मेरे से फर्स्ट प्रेफरेंस, और वहाँ भी अलग तरीके से प्रिपेयर करके जाना होता है, तो फिर वही है, एग्जाम में एग्जाम की तरह से प्रिपेयर करना होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है विनय पवार चौधरी जी का, हाउ मच मार्क्स? मैनी मैनी मार्क्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित कुमार जी का, सर पेपर 1 में मार्क्स बूस्ट करने के लिए बेसिक चीज पर ध्यान देना चाहिए जो यूजुअली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, और आपने की थी जिससे आपको फायदा हुआ, और जो आपने की थी जिससे आपको फायदा हुआ। सर मेरे को तो ऐसा लगता है कि कई लोग, जो लोग हैं, जिन लोगों के मार्क्स आते हैं उनको फायदा मिलता है क्वेश्चंस लगाने में। मेरे पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत जरूर हुए, कई क्वेश्चन ऐसे भी थे जो सही हुए, बट मैं कह सकता हूँ जब मेरे सवाल में लगा रहा था बहुत सारे PYQs में भी या फिर टेस्ट सीरीज में भी, तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट वहां से आए हुए थे। तो आपको सवाल लगाने का बहुत फायदा मिलता है। और एक बात होती है कि पेपर 1 के लिए आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए। मेरे हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन सही थे पूरे पेपर में, 18 में से, उसके बाद भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो आप अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट कीजिए इंडिविजुअली। आप पेपर 1 को आप इंडिविजुअल के हिसाब से लेके चलिए, ऐसा मत सोचिए कि भाई लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं तो मैं ये कर जाऊँ, ऐसा नहीं होता। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप हिस्ट्री छोड़ के जाइए जैसे मैं गया था हिस्ट्री छोड़ के, बट मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फाइंड आउट कीजिए, उस हिसाब से आप काम कीजिए। आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि लोग क्या करते हैं, लोगों का यूजुअल अप्रोच क्या होता है, आप अपनी अप्रोच बनाइए और उस अप्रोच को मास्टर कर लीजिए। मैं तो मेरा ये था कि मैं जब मॉक देता था तो मैं तो ये भी चीज़ थोड़ा ध्यान रखता था कि भाई आप जब मॉक दे रहे हैं तो आपका मॉक 1.25 घंटे में खत्म हो रहा है, आप हर सेक्शन वाइज आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको अगर पहले जाके मैथ्स करना है तो मैं मॉक में कोशिश करता था कि पहले मैथ्स से अटेम्प्ट करूँ, या मेरे को ये लग रहा है कि भाई साइंस मेरे को अटेम्प्ट करना है सेकंड नंबर में, तो मैं पहले साइंस ही अटेम्प्ट करूँ ढूंढ ढूंढ के मॉक में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एक स्ट्रेटेजी तो है बट आप उस स्ट्रेटेजी को मास्टर नहीं कर पाएंगे पेपर में जाने से पहले। आप एटलीस्ट 8 या 10 मॉक में जो स्ट्रेटेजी से आप पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं उस स्ट्रेटेजी को आप एक बार अपने मॉक्स में अप्लाई करके देख लीजिए कि वो स्ट्रेटेजी मेरे को रिजल्ट्स दे रही है कि नहीं दे रही है। थैंक यू। चलिए ठीक है, तो देखो पेपर 1 में एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, शायद काम की हो या ना हो, मैं बस अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, हाउ टू बूस्ट द मार्क्स, हाउ टू बूस्ट द मार्क्स, क्या करें जिससे मार्क्स बढ़ जाएं। देखो, मार्क्स बढ़ाने का एक बहुत सिंपल तरीका है जो आप लोग फॉलो नहीं करते, बहुत ही ज्यादा सिंपल।
आप लोग कोशिश करते हो कि अपने कमजोर सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाया जाए, जो सबसे बड़ी गलती है। कभी भी अपने कमजोर सब्जेक्ट को कभी भी अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाने के लिए तैयारी नहीं करते। अपने सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, हमारा कौन सा सब्जेक्ट एवरेज है, हमारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। इन 3 कैटेगरी में अपने जो सब्जेक्ट है उनको रखने चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं पर सब्जेक्ट, ठीक है, तो आपका वीक सब्जेक्ट वो माना जाएगा जिसमें आप 0, 1 या 2 केवल यही क्वेश्चन कर पा रहे हो 10 में से। एवरेज वो माना जाएगा जिसमें आप 4, 5 या 6 कर पा रहे हो, और स्ट्रॉन्ग वो माना जाएगा जिसमें आप 7, 8 कर पा रहे हो। ठीक है, इन कैटेगरी में अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करिए। और आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है, आपको करना है कि 20 to 30%, 40% इंप्रूवमेंट अपनी हर एक कैटेगरी पे किया जाए। कि जो वीक सब्जेक्ट है जिसमें आप 0, 1, 2 कर पा रहे हैं, उसमें आप कोशिश करें कि उस सब्जेक्ट को वीक कैटेगरी से निकाल के एवरेज कैटेगरी में डाल पाएं और आप उसमें 4, 5 या 6 कर पाएं। फिर जो एवरेज है उनमें कोशिश करें 20-30% का इंक्रीमेंट करके कि आप जो 4, 5 या 6 कर पा रहे हैं उसमें 7 या 8 कर पाए। और फिर जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें आप जिसमें आप 7, 8 कर पा रहे हैं उसमें आप 8, 9 कर पाए। तो आप क्या करते हैं कि आप इंप्रूवमेंट लेते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कि हमारा जो वीक है हम उसी पे मेहनत करने लगते हैं। उसे आप 4 साल भी तैयारी करेंगे तो आप 0 से उठा करके 10 नहीं ला पाएंगे अपने वीक सब्जेक्ट। उस चक्कर में आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं वो उल्टा वीक हो जाएंगे क्योंकि आप उन पर टाइम नहीं दे रहे। इसीलिए इंप्रूवमेंट सेक्शन वाइज करनी चाहिए। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसे बेस्ट मत करो, उसे एवरेज करो। जो एवरेज है उसे अच्छा करो, जो आपका अच्छा है उसे बेस्ट करो। हर सब्जेक्ट में 20-30% की इंक्रीमेंट लेके आइए, आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप वीक सब्जेक्ट को ही अपना पूरा टाइम दे करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाने चले गए तो जो स्ट्रॉन्ग है वो भी वीक हो जाए। ठीक है, तो अपने कैटेगरी में डिवाइड करिए। एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए कि आप मेरे तो उसमें एक भी सही नहीं होता, मुझे 10 के 10 सही करने हैं। भाई 4 साल लग जाएंगे, 10 के 10 सही नहीं होंगे। कोशिश करो कि 3-4 कर लो उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप लोग अपना अप्लाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर प्रणीत सिंह का, जो पूछ रहे हैं, सर since the most of the candidates who appear for the CAPF are former UPSC CSC aspirants, so how to handle the questions about that? Sir, not the former CSC aspirant, क्योंकि CAPF की जो एज लिमिट होती है वो कम होती है CSC से, तो वो कंकरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, फॉर्मर नहीं होते। जी सर ऐसी है कि आपने जो सवाल पूछा कि भाई CSC वाले लोग आ रहे हैं इधर, तो उसके स्पेसिफिक अगर कोई सवाल हो तो आप वो बता दीजिए। बाकी इन जनरल तो यही है क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वो है भाई, सिलेबस को रिलेट करता है दोनों ही चीज़ों का, और दोनों ही अच्छी पोस्ट है दोनों ही जगह। तो लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ हो जाए तो भी अच्छा। बाकी कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ एक जॉब सिक्योरिटी देखते हैं, एज ए जॉब सिक्योरिटी देखते हैं यहाँ पे CPF में, और बाद में कुछ लोग, बहुत ज़्यादा तो नहीं है ऐसे लोगों की संख्या, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बाद में CSC भी निकालते हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो इस चीज़ के रिगार्डिंग तो आप बता दीजिए। questions like, was CAPF your plan B? Would you leave it after clearing CSC? सर माइक ओपन करके आंसर करिए। सर अगर आप चाहें तो ये बोल सकते हैं कि सर लीव करूंगा मैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ को नहीं जानते कि भाई आप लीव करेंगे कि नहीं करेंगे। वो सर आपकी ऑनेस्टी चेक कर रहे हैं कि भाई आप लीव करेंगे कि नहीं करेंगे। ये बात वो भी जानते हैं कि आप लीव करोगे, तो आपने ऑनेस्टली बता दीजिए कि सर मैं तो लीव करूंगा। हाँ, अब लीव करने के पीछे आपका रीज़न जो भी होगा, जो भी आप लॉजिक देंगे वो इम्पोर्टेंट है कि आपका जो लॉजिक है, जो आप रीज़न को दे रहे हैं वो पॉजिटिव रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई आप किसी और आप CAPF से भाग रहे हैं। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप यहाँ CSC में आने के लिए तत्पर हैं, या फिर आप CSC को ज़्यादा पॉजिटिवली देखते हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप CAPF को नेगेटिवली देख रहे हैं। तो वो बस ये है कि आपके आंसर की ऑनेस्टी है
आप वहाँ ऑनेस्ट होते हैं कि नहीं होते। बाकी ये बात वो भी जानते हैं कि 10 में से 9 लोग छोड़ के ही आएंगे। नहीं सर, मैं तो प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ सीएससी के लिए। अच्छा, वैसे अगर आपने पूछा है सवाल तो प्रिपरेशन के लिए आप बोल सकते हैं कि सर मैं तो प्रिपेयर करूँ। अगर मतलब मेरे से पूछा जाता तो मैं तो बोल देता कि सर अगर मैं एक कैंडिडेट हूँ जो सीएससी दे रहा हूँ तो मैं बोलता कि सर मैं कंटिन्यू करूँगा अपनी प्रिपरेशन। बाकी मैं तो नहीं करने वाला सर। चलिए तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकाल करके एस्पिरेंट्स को अपना समय देने के लिए। आप आए, अच्छा लगा। हो सकता है कैंडिडेट्स को भी अच्छा लगा हो। ये अपना फीडबैक स्वयं दे देंगे। तो अभी के लिए चलते हैं, ठीक है।